जाऊंगी। जी हाँ महोदय, जी हाँ महोदय, अंत में आई हूँ, अंत करके जाऊंगी। मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती है दरबारों में, मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती है दरबारों में। मैं शब्दों की दीपशिखा हूँ इस अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी के राजदूत हूँ, सच पर मरने वाली हूँ। जी हाँ, गलत को गलत कहने की हिम्मत करने वाली हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, निष्पक्ष न्यायिक मंडल एवं प्रबुद्ध श्रोताओं, मैं आज सदन के विषय के पुरजोर विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु सभा में उपस्थित हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक बार तो मैंने भी सोचा कि विषय के पक्ष में हो जाऊं, क्योंकि शायद मेरे विपक्षी वक्ताओं की तरह सदन को गुमराह करना मेरे लिए भी बेहद आसान होता। लेकिन जब मैंने भविष्य के भारत को आर्थिक आरक्षण की बैसाखी पर चलते हुए देखा, नजर सही होने के बावजूद आंखों पर चश्मा लगता हुआ देखा, तब मेरे अंदर की आवाज ने विषय के पक्ष में बोलने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि विषय के अनुसार मैं इस कथन की समीक्षा करूं कि आर्थिक आरक्षण से सबका उत्थान संभव है, तो यह कहना पूर्णतः उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि महोदय आरक्षण गरीबी और बेरोजगारी जैसी तात्कालिक वंचना को दूर करने के लिए अपनाया गया प्रयास नहीं था, बल्कि ऐतिहासिक रूप से असमानता झेल रहे समुदाय के उत्थान के लिए अपनाया गया था। और ऐतिहासिक अन्याय का स्रोत हमेशा से जाति व्यवस्था रही है, न कि आर्थिक असमानता। और हमेशा से ही आरक्षण का आधार सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन रहा है, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन रहा है, न कि आर्थिक आधार, क्योंकि तमाम भेदभाव जाति के आधार पर किए जाते हैं, आर्थिक आधार पर नहीं। तो मेरे विपक्षी साथी जरा यह बताएं कि कभी ये सुनने में आया है कि कोई दलित को उतारकर घोड़े से पीटा गया हो, मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया हो, इसलिए कि उसकी इनकम किसी 8 लाख या किसी निश्चित दायरे से कम थी? नहीं महोदय, जो शांत है नाजुक पर आशियाना बनेगा, वरना पायदार होगा। महोदय, संविधान की मूल भावना को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक पिछड़ापन कब से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15A के तहत जो हमें समानता का अधिकार प्रदत्त करता है, उस पर हावी होने लगा। और मैं याद दिला दूं मेरे विपक्षी वक्ताओं को बस 1962 की घटना, जिसमें M.R. बालाजी बनाम मैसूर राज्य का मामला, और सबसे अहम इंदिरा साहनी 1992 का मामला, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अपने विभिन्न निर्णयों में स्वीकार किया था कि आरक्षण समानता के अधिकार का अपवाद है, तो इसलिए अपवाद ये कभी 50% से अधिक नहीं होगा। और संविधान के 103वें संविधान संशोधन के द्वारा यह 10% आरक्षण इस सीमा का अतिक्रमण करता है। महोदय, आरक्षण एक त्रासदी है, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो या सामाजिक आधार पर, क्योंकि जब एक योग्य व्यक्ति घर पर बैठेगा और अयोग्य व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में, तो ना देश का उत्थान संभव और ना ही समाज का। और महोदय, सच बात तो यह है कि आरक्षण जैसी चीजें मूल जरूरतमंदों के पास तो पहुंच ही नहीं पाती है, बस कुछ मलाई खाने वाले लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। और हकीकत यह भी है कि आर्थिक आरक्षण, चाहे वो गरीबी उन्मूलन हो या सरकारी राशन की दुकान, बस सिर्फ अपनी जेब भरने का धंधा बनकर रह गया है और कुछ नहीं। महोदय, बाबा साहेब ने आरक्षण को मात्र 10 साल के लिए लागू किया था, क्योंकि उनको पता था कि ये बाद में जाकर नासूर बन सकता है। लेकिन हमारे देश के राजनेताओं ने वोट बैंक के लालच में आकर इसको 72 वर्ष तक तो खींच दिया है और अभी भी खींच रहे हैं, क्योंकि चुनाव आते ही अपने राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए आर्थिक आरक्षण का उपहार मूंगफली की तरह बांटने लग जाते हैं। और महोदय, मेरे विपक्षी वक्ताओं कूट क्रमांक 815 ने बहुत आर्थिक आरक्षण की मिसालें दी हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि 8 लाख आय प्रति वर्ष वाला व्यक्ति, जिसकी प्रति माह 61,000 वेतन है, वो इतना गरीब है कि उसको आरक्षण की जरूरत है। और अगर यही बात टैक्स के हिसाब से देखें तो 2.5 लाख प्रति वर्ष आय वाला व्यक्ति टैक्स दे, भला ये कैसे ना हुआ। और महोदय, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आर्थिक स्थिति कोई स्थायी परिस्थिति का सूचक नहीं माना जा सकता, ये कभी भी बदल सकती है। और हमारे देश में आरक्षण का दाव पहनने के लिए कोई भी आर्थिक स्थिति बना सकता है, जिसका उदाहरण हम फर्जी EWS सर्टिफिकेट के माध्यम से देख ही रहे हैं। तो महोदय, मेरा ये मानना है कि आर्थिक आरक्षण के बजाय अगर समाज में गरीब वर्ग को ऊपर लाना है, तो उनकी प्रतिभा को जगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश के गरीब वो हनुमान है जिनके पास शक्तियां तो है, लेकिन उनको याद दिलाने के लिए हमें जामवंत बनने की आवश्यकता है। महोदय, अगर इस आर्थिक आरक्षण को नहीं मिटाया गया, तो हमारे देश में एक ऐसी बीमारी फैलती जा रही है आर्थिक आरक्षण के नाम पर, कि देश के खुद के लोगों में ही पिछड़ा हुआ साबित करने की होड़ लगी हुई है। जी हाँ महोदय, गरीबों में प्रतिभा को जगाना आवश्यक है। और मेरा मानना यह भी है कि अगर समाज में गरीबों को बराबर लाना है, तो उनको आर्थिक आरक्षण के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी सेवाओं में सरकार की भागीदारी को बढ़ाना बहुत आवश्यक है, ना कि इस देश के लोकतंत्र को आरक्षण तंत्र बनाना। और अंत में मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि इस देश में आरक्षण के बजाय सरकार को व्यवस्था पर ध्यान देकर इस देश के उत्थान के लिए सोचना चाहिए। जय भारतम, जय संस्कृतम।